जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर वाला में। आज है 14 अगस्त। आज जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकते हैं हम आज उन्हें देखेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड हों आपके एग्ज़ाम के लिए उन्हें आप देख सकें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक है पीएम मुद्रा स्कीम। पीएम मुद्रा स्कीम चर्चा में क्यों है? इस स्कीम को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इसका पीएम मुद्रा स्कीम की तरह जो लोन बांटे गए हैं एमएसएमईज को, उसका प्रदर्शन और योगदान विश्लेषण किया गया है कि आगे मतलब ये 2015 में जब लॉन्च हुई थी उस समय से लेके अब तक इसमें कितना कितना बेनिफिट दिया है लोगों को, या जो उद्यमी हैं उनको कितना बेनिफिट मिला है, आगे कितना उद्यम आगे बढ़ा है, कितने लोग अपने पैरों पे हुए हैं। तो उसी के बारे में दिया गया है। एमएसएमईज को ये खासकर लोन दिया जाता है, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन योजना है। ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2015 में लॉन्च होने के बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 35 करोड़ एमएसएमई खातों को सहायता दी गई है। मतलब 35 करोड़ एमएसएमई खातों में लोन दी गई है पीएम मुद्रा स्कीम के तहत। वित्त वर्ष 2022 में 71% जो लोन है वो महिला खाता धारक थी। मतलब जो 71% अगर 100% लोन दिया जा रहा है तो उसमें से सिर्फ 29% जो खाता धारक थे वो मेंस थे, मेल थे। बाकी 71% जितनी खाता धारक थी वो महिलाएं थी। तो इससे पता चलता है कि वुमेन एम्पावरमेंट भी आगे हो रहा है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी ये टॉपिक आप लिख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ से उठा के। जिन्होंने ऋण प्राप्त किया उनमें 71% महिला खाता धारक हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो ये भारत है, ये इधर तो ठीक है, उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, ये दक्षिण भारत हो गया, ये पूर्वोत्तर जो भारत है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सिक्किम, इस एरिया में पहले भी लोन पीएम मुद्रा स्कीम के तहत कम होते थे और अब और भी कम होने लगे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मुद्रा लोन की खातों की संख्या कम हो रही है, वहाँ उद्यमी कम हो रहे हैं। तो आगे देखते हैं, देख लेते हैं क्या रीज़न है। प्रधान मुद्रा योजना से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? तो योजना के तहत जो गिरवी कुछ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोलेटरल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे बैंकों का एनपीए बढ़ जाता है। एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? जैसे बैंकों ने लोन दिया, किसी को लोन दिया, वो अगर 90 दिन के अंदर उसका ब्याज या लोन का अ, जो लोन है अगर वो बैंक में वापस नहीं जाता है तो उसको एनपीए कह देते हैं। बैंक इसको एनपीए की श्रेणी में डाल देते हैं कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, ये बैंक में नहीं आएगा, मतलब उम्मीद कम है। अगर ऋण या बैंक का जो मूलधन है अगर वो 90 दिन के अंदर अगर नहीं जाता है, कुछ खास केस में इसको 90 से 180 दिन कर देते हैं, कि नॉर्मली 90 दिन अगर नहीं गया तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कर देते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि योजना के तहत कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आइए लोन लेके जाइए, जिससे बैंकों का एनपीए, बैंकों पे बोझ बहुत ज़्यादा पड़ जाता है इससे। और फिर अगर आप रिफाइनेंसिंग कराने जाएंगे लोन का तो जो दर है वो उच्च हो जाएंगे, कि अगर पहले आपका 2% था तो दूसरी बार जाएंगे तो 5% हो जाएगा, इस हिसाब से इसमें लोन है। तो यही चुनौतियाँ हैं योजना से। इस योजना के तहत जो कमज़ोर वर्ग और दूर दराज के क्षेत्र में, माफ़ कीजिएगा, जो ऋण है यहाँ ऋण होगा मिलना मुश्किल। जैसे पूर्वोत्तर भारत में भी पीछे पड़े हैं आप। पूर्वोत्तर भारत में, ये पूर्वोत्तर भारत और दूर दराज जो पहाड़ी हिल्स एरिया है यहाँ पे लोन और मिल पाना मुश्किल है। ग्राहकों के बारे में अधिक जानकारी नहीं एकत्र करने की कोई डेटाबेस मौजूद भी नहीं है,
क्योंकि जिन्हें ऋण दिया जाता है उनके द्वारा कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जब ग्राहकों को ऋण दिया जाता है तो उनके द्वारा कुछ कोलेटरल या गिरवी रखा ही नहीं जाता है, जिससे उनके बारे में कुछ जानकारी भी उतनी प्रॉपर जानकारी मौजूद नहीं रहती है बैंकों के पास, सबसे बड़ा मेन कारण ये है जिससे एनपीए बढ़ने का। तो अगर पीएम मुद्रा स्कीम में कुछ अ, अ, तो उसमें कुछ सिफारिशें की गई कि इसको किस तरीके से और बेटर बनाया जा सकता है लोगों के लिए, ताकि इससे लोगों को भी बेनिफिट मिले और बैंकों का एनपीए भी ना बढ़े। तो ये सिफारिश की गई है कि लाभार्थी का जितनी भी डाटा हो उसको रियल टाइम आधार के साथ अपलोड करके एक पोर्टल बना के उस पर रियल टाइम आधार के साथ अपलोड करना चाहिए, एक पोर्टल लॉन्च करना चाहिए। दूसरा है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। ये सिफारिशें की गई हैं योजना में, पीएम मुद्रा में। अब पीएम मुद्रा योजना क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य समावेशी, सतत और मूल आधारित उद्यमशीलता परिवेश का निर्माण करना है। मुद्रा ऋण की श्रेणियां क्या क्या हैं? शिशु ऋण मिलेगा आपको 50,000 रुपये तक। 3 श्रेणियों में ऋण मिलेगा पीएम मुद्रा में, ये लिख लीजिएगा आप। पीएम मुद्रा ऋण में तीन तीन श्रेणियों में मिलेगा। पहला शिशु श्रेणी है जिसमें 50,000 तक। सेकेंड क्या है, किशोर, उसमें 50 से 5 लाख तक। और तीसरा है तरुण श्रेणी। तरुण श्रेणी में आपको 5 लाख से 20 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। शिशु ऋण में क्या था, 50,000 तक ऋण मिलता था। और किशोर में 50,000 से 5 लाख तक। तो ये 3 तरीके से पीएम मुद्रा स्कीम में आपको ऋण मिलेगा। तो चलते हैं आप अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑकस। ऑकस का मतलब, ये ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यू के यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका, ये तीनों लोगों का ग्रुप जिसको हम ऑकस कहते हैं। यह क्या हुआ है इस पे, इसके तीनों देशों ने एक समझौता साइन किया है। नौसैनिक परमाणु प्रोपल्सन सहयोग के लिए समझौता साइन किया है इन तीनों देशों ने मिलकर, ऑकस ने। इसमें क्या, इस समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया की परमाणु संचालित एसएसएन पनडुब्बी, ये ऑस्ट्रेलिया की संचालित पनडुब्बी है एसएसएन पनडुब्बी, इसके लिए विशिष्ट सामग्री और उपकरण प्रदान करेंगे यूके और यूएस। मतलब ऑकस अपने जो कंट्रीज हैं उसकी जो एसएसएन पनडुब्बी है उसको बनाने में मदद करेंगे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यूके और अमेरिका। समझौते, देखिए क्या लिखा है, समझौते के तहत ये अमेरिका की वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बी है, इसको ऑस्ट्रेलिया को देगा अमेरिका। अपनी वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया को देगा अमेरिका। और वहीं यूनाइटेड किंगडम जो है वो एसएसएन ऑकस पनडुब्बी के लिए ऑस्ट्रेलिया को उपकरण प्रदान करेगा। ये जो एसएसएन पनडुब्बी है इसके निर्माण के लिए उपकरण प्रदान करेगा ऑस्ट्रेलिया को यूके। अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बी सीधे दे देगा ऑस्ट्रेलिया को। और यूनाइटेड किंगडम क्या करेगा, एसएसएन जो पनडुब्बी होगी उसके लिए उपकरण देगा यूके। साथ ही एक और समझौता साइन किया गया है कि साथ ही यह परमाणु प्रसार नहीं करेंगे। ये मदद तो करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन ये परमाणु प्रसार नहीं करेंगे जिससे अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन हो। चलते हैं आगे, देख लेते हैं ऑकस क्या है, ऑकस के बारे में पढ़ लेते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है। यह 2021 में बनाया गया था।
ऑकस 2021 में साइन किया गया था इन तीनों देशों के बीच में, यूएस, यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों देशों के बीच 2021 में साइन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है बनाने का? सदस्य देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा हितों को मजबूत करना इन देशों का उद्देश्य है। इसके 2 पिलर हैं। पहला पिलर ये है, ये जो इसके 2 पिलर हैं। पहला पिलर है कि यह ऑस्ट्रेलिया को उसके पारंपरिक एसएसएन यहाँ होगा, सॉरी ये एसएसएन प्रिंटिंग मिस्टेक हो जा रहा है, पनडुब्बी प्राप्ति में सहायता करेंगे दोनों देश। वही जो पहले बताया गया कि वर्जीनिया क्लास के अमेरिका देगा ऑस्ट्रेलिया को और एसएसएन निर्माण में यूके मदद करेगा, तो वही लिखा हुआ है पिलर 1। ऑस्ट्रेलिया को उसके पारंपरिक एसएसएन पनडुब्बी प्राप्त करने में सहायता करेंगे। और दूसरा पिलर ये है कि 8 उन्नत सैन्य क्षमता वाले क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया गया है। आपस में 8 सैन्य क्षमता वाले क्षेत्रों में उल्लेख करते हैं ये ऑकस के देश आपस में। और इसके प्रभाव क्या है हिंद प्रशांत क्षेत्र में? संतुलन शक्ति का प्रभाव, जैसे आप देख रहे हैं चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता ही जा रहा है। ये इंडियन ओशन, दक्षिण चीन सागर के आसपास चाइना इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाता जा रहा है। यहाँ श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, यहाँ पे अपने मिलिट्री बेस कर लिए, यहाँ पे भी अपने मिलिट्री बेस, तो उसी को कम करने के लिए ऑकस भी तत्पर है। इसका उद्देश्य क्या है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना और पश्चिमी शक्तियों की भागीदारी को बढ़ाना। अमेरिका, यूके पश्चिमी शक्तियां हैं, इनकी भागीदारी को बढ़ाना भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाना भी उनका मोटिव है। और भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा? यह संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की सोच को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा सकता है। साथ ही क्वाड समूह के पूरक की भी भूमिका निभा सकता है। ये भारत के लिए भी अच्छा ही होगा। जैसे क्वाड है, क्वाड देश है, 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ये 4 देश हैं क्वाड में। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, शायद कंफ्यूजन तो नहीं है, यही क्वाड है। तो इसके पूरक के रूप में भी ऑकस के द्वारा काम किया जा सकता है, जिससे ये जो अमेरिका है ये क्वाड का भी मेंबर है और ऑकस का भी मेंबर है, तो उसी के ज़रिए देखा जा रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, HFCS, ये क्या होती है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में लोगों द्वारा जमा करने वाले धन से जुड़े मानदंड को सख्त कर दिया है। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या होता है कि यह लोन प्रोवाइड करती है, यह लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, लोन देती है। ये नए मानदंड के अनुसार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आम लोगों द्वारा जमा की गई कुल धनराशि कंपनी के निवल स्वामित्व फंड से 1.5 गुना से अधिक नहीं हो सकती है। पहले ये 3 गुना थी। मतलब अगर कंपनीज है, अगर वहाँ लोग पैसा जमा कर रहे हैं, तो जैसे कंपनी की अगर निवल जो फंड है कंपनी का, अगर वो 10 करोड़ है, तो उसमें जमा किए जाने वाले पैसे 15 करोड़ से अधिक नहीं हो सकते हैं। पहले ये 30 करोड़ तक हो सकते थे, लेकिन अब 15 करोड़ से अधिक नहीं हो सकते हैं। 15 करोड़ हो सकते हैं, 30 करोड़ नहीं हो सकते हैं। सिर्फ 1.5 गुना पैसा आप इसमें जमा कर सकते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, 1.5 गुना। RBI ने एडवाइजरी जारी की है इसके लिए। तो अब देख लेते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या है। यह कंपनी 1956 के तहत पंजीकृत संस्थाएं हैं। 1956 के तहत पंजीकृत कारपोरेट संस्थाएं हैं। ये कारपोरेट संस्थाएं हैं। कारपोरेट संस्थाएं 1956 के तहत। इसका उद्देश्य व्यवस्थित तरीके से आवास ऋण वित्त प्रदान करना है। व्यवस्थित तरीके से होम लोन्स और वित्त प्रदान करना है।
इसका भी नियमन आरबीआई द्वारा ही होता है, देख ही रहे हैं। एडवाइजरी आरबीआई ने ही जारी की थी यहाँ पे। इसका पहले जो नियमन होता था नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा होता था। नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा इसका पहले नियमन होता था, लेकिन अब आरबीआई द्वारा इसका नियमन होता है। ये हाउस जो है ये दो प्रकार की कंपनियां होती हैं इसमें। पहले जमा स्वीकार करने वाली होती है, मतलब पहले उसमें आप जमा राशि जमा कर सकते हैं, और एक होती है जिसमें आप जमा राशि नहीं कर सकते हैं। दो तरीके से कंपनी काम करती है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इस समय देश में कुल 97 हाउसिंग कंपनियां हैं। यह बैंकों की तुलना में इसलिए ये वर्क कर रही हैं कि बैंकों की तुलना में आसानी से ऋण मौजूद करा देती हैं। बैंकों में आप ऋण लेने जाएंगे, लोन लेने जाएंगे तो बहुत सारे कागजात की ज़रूरत पड़ती है। फिर बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है। आम लोग उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं बैंक में, इसीलिए हाउसिंग सोसाइटी से लोन लेना प्रेफर ज़्यादा करते हैं। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि अगर क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा नहीं है तो भी यहाँ पे आपको होम लोन मिल जाएगा। अगर क्रेडिट स्कोर और बैंक में क्या है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो चाहे ना हो तो भी लोन मिलने में बहुत परेशानी होती है, इसीलिए लोग HFCs में चले जाते हैं। तो ये रहा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में। तो चल देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अभी आई है NIRF रैंकिंग आई है। यह क्या करती है? ये जो भारत में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनको रैंकिंग प्रदान करती है, उनके शिक्षण के बेस पे रैंकिंग प्रदान करती है कि वो किस स्थान पे हैं। NIRF रैंकिंग 2024 में IIT बॉम्बे ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है लगातार 6वीं बार। 2019 में यह NIRF रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसमें शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। 2019 में पहली बार आई थी, ये 2024 है। IIT मद्रास लगातार 6 बार टॉप शीर्ष संस्थान है, ओवरऑल भी और इंजीनियरिंग के एरिया में भी। दोनों बार लगातार 6 बार ये नंबर शीर्ष पे रहा है। दूसरे स्थान पर ओवरऑल में क्या है? ओवरऑल में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर ने NIRF रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। देखिए यहाँ भी लिखा है सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में पहला स्थान प्राप्त किया है IIT मद्रास ने। और देख लीजिए यहाँ कुछ दिया गया है। इंजीनियरिंग श्रेणी के तहत शीर्ष संस्थान कौन है? IIT मद्रास, और दूसरे नंबर पे IIT दिल्ली। पहले नंबर पे है इंजीनियरिंग में IIT मद्रास, दूसरे नंबर पे IIT दिल्ली। ओवरऑल मद्रास है पहला नंबर पे, और दूसरा नंबर पे है आपका IISc बेंगलोर। और ये IIMs जो हैं, IIM सिंस प्रबंधन संस्थान पहले नंबर पे अहमदाबाद है, दूसरे नंबर पे बेंगलोर है, तीसरे नंबर पे कोझिकोड। पहले नंबर पे IIM अहमदाबाद, दूसरे नंबर पे IIM बेंगलोर, तीसरे नंबर पे IIM कोझिकोड। चलते हैं आगे, देखते हैं NIRF के बारे में देख लेते हैं क्या है। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय NIRF द्वारा जारी किया जाता है। यह इसका 9वां संस्करण है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैंने अभी पिछली बार में 6वां संस्करण बोल दिए थे। यह इसका 9वां संस्करण है। ये 2015 में जारी किया गया था, 2015 में। तो यह देश भर की शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करती है। यह रैंकिंग 5 पैरामीटर के आधार पर दी जाती है। पहला क्या है? शिक्षण। दूसरा लर्निंग और संसाधन, वहाँ पढ़ने का कौन कौन सा संसाधन मौजूद है, कितनी इजीली मिल पाती है बच्चों को। दूसरा ये है, पहला शिक्षण हो गया, दूसरा ये संसाधन हो गया, कितना संसाधन है, पढ़ने में कितने आगे हैं। और फिर अनुसंधान और पेशेवर अभ्यास,
तीसरा हो गया स्नातक आउटकम, वहाँ से पढ़ के कितने निकल पा रहे हैं, स्नातक कितना ग्रेजुएट हो पा रहे हैं बच्चे। चौथा ये है ग्रेजुएशन कितना बच्चों का हो पा रहा है, ग्रेजुएट हो कितने निकल पा रहे हैं। और आउटरीच एक्सक्लूसिव एंड परसेप्शन, उनका देखने का तरीका क्या है, कैसे सोचते हैं वो, उसके बारे में ये पांचवा है। 5 पैरामीटर पर ये रैंकिंग दी जाती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आईआईटी मद्रास लगातार छठी बार देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान होने का गौरव हासिल किया है। चलिए तो फिर सॉरी ये नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जेनेवा कन्वेंशन के बारे में। जेनेवा कन्वेंशन 1949, ये क्या है? जेनेवा कन्वेंशन 1949 में अपनाया गया 1949 में। ये 2024 में 75 वर्ष पूरा हो गया इसका। उसी के बारे में उसी 75 वर्ष पूरा होने के उपरांत ये न्यूज आई थी बाहर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध में जो नॉन लड़ाकू हैं उनके ऊपर बर्बरता रोकने के लिए जेनेवा कन्वेंशन 1949 में लाया गया था। 4 जेनेवा कन्वेंशन और उससे जुड़े अतिरिक्त प्रोटोकॉल में युद्ध की बर्बरता को रोकने वाले सबसे महत्वपूर्ण नियम शामिल किए गए हैं। 4 नियम शामिल किए गए हैं इसमें। पहला, यह 4 जेनेवा कन्वेंशन निम्नलिखित की रक्षा करते हैं। पहला क्या रक्षा करते हैं कि युद्ध स्थल पर घायल और बीमार सैनिक, अगर युद्ध में कोई युद्ध स्थल है, अगर कोई सैनिक घायल हो गया या बीमार हो गया तो उसके अधिकारों की रक्षा करते हैं जेनेवा कन्वेंशन। ये पहला रक्षा करते हैं। सेकंड, कि समुद्र में घायल और बीमार सैनिक तथा क्षतिग्रस्त जहाज के सैन्य कर्मी, ये दूसरा रक्षा करते हैं। तीसरा युद्ध बंदी है। और चौथा नागरिक, ये युद्ध बंदी है। जैसे कब्जा कर लिया, जैसे युद्ध हो रहा है कि सरेंडर कर दिया, या किसी दूसरे देश के सैनिक को पकड़ लिया गया तो उनके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, उसके बारे में जेनेवा कन्वेंशन के बारे में लिखा गया है 1949 में। अगर जैसे पूरा युद्ध हो रहा है, अगर मान लीजिए रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये रसिया ये यूक्रेन, ये रसिया युद्ध करके आक्रमण करके ये यूक्रेन का कुछ पार्ट कब्जा में ले लेता है, तो यहाँ जो नागरिक होंगे उनके प्रति रसिया का क्या रुख होगा, ये जेनेवा कन्वेंशन के द्वारा बताया जाएगा। उनके साथ कुछ बर्बरता नहीं कर सकता रूस। तो यही जेनेवा कन्वेंशन के बारे में भारत ने सभी जो चारों कन्वेंशन हैं, ये चारों कन्वेंशन की पुष्टि कर दी है भारत ने। तो ये जेनेवा कन्वेंशन के बारे में था। तो ये है कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत युद्ध के दौरान गैर लड़ाकों के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जाएगा। युद्ध बंदी को प्रताड़ित या शोषण नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकता, न ही उन्हें अपमानित या डराया धमकाया जा सकता है। युद्ध बंदी से उनकी जाति, धर्म, रंग, रूप के बारे में नहीं पूछा जा सकता। अगर युद्ध बंदी से कोई जानकारी मांगी जाए तो सिर्फ अपना नाम, सर्विस नंबर, रैंक ही देगा। हालांकि हिरासत में लेने वाला देश युद्ध बंदी के खिलाफ संभावित युद्ध अपराध का मुकदमा चला सकता है, लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत आने वाली हिंसा की मुकदमा नहीं चलाएगा। हम लोग के जो हिंसा का मुकदमा नहीं चला सकता है जो भी देश, अगर जो जेनेवा कन्वेंशन के में लिखा गया है ये चीज़। 14 में क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने क्या है रिपोर्ट, क्या नाम है? ग्लोबल अपॉइंटमेंट्स ट्रेंड फॉर यूथ, ये शीर्षक है इस रिपोर्ट का। ILO इसको पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ग्लोबल अपॉइंटमेंट ट्रेंड फॉर यूथ रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है, तो ये ILO ने प्रकाशित की है। ये याद कर लीजिएगा, ILO शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट युवाओं हेतु रोजगार के लिए उपलब्धि, नौकरी और दृष्टिकोण पर केंद्रित है। ये भी
केंद्रित है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र। कोविड महामारी के बाद 2023 में वैश्विक युवा बेरोजगारी में 13% बेरोजगारी की दर 13% थी। 2023 में जो वैश्विक जो पूरे विश्व में युवा बेरोजगार हैं, पूरे विश्व में 13% युवा बेरोजगार हैं। 13% जो काम करने के इच्छुक हैं उनकी बात हो रही है, उनमें 13% बेरोजगार हैं। पूरे कोविड के बाद 2023 में बात की गई है। और पूरे विश्व में 64.9 मिलियन युवा बेरोजगार हैं। लगभग 64.9 मिलियन युवा बेरोजगार हैं वर्तमान में। ये तो बहुत कम नंबर लग रहा है। आइए लोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। 64 मतलब इसका मतलब हुआ कि 64 लगभग 6.5 करोड़, सिर्फ 6.5 करोड़ युवा बेरोजगार है पूरे विश्व में। ये तो नंबर बहुत कम दिख रहा है। ये रिपोर्ट में लिखा गया है। ऐसे युवा जो रोजगार, शिक्षक या प्रशिक्षण में संलग्न नहीं है, उनकी संख्या 20% है। और इनमें हर 3 में से 2 युवतियां शामिल हैं जो किसी भी रोजगार, शिक्षण या प्रशिक्षण में संलग्न नहीं है। 20% है, उनमें से हर 3 में से 2 युवतियां शामिल हैं। वो तो होगा ही। एक टॉपिक है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या होता है? सिलिकोसिस फेफड़ों की एक बीमारी है जो सिलिका, जिससे हम सांस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ता रहता है। उस धूल के साथ सिलिका हमारे फेफड़ों में, सांस के माध्यम से हमारे फेफड़ों में अंदर चला जाता है। ये जो सिलिका है ये बालू के टाइप का होता है, क्वार्ट्ज है। डस्ट को सांस के जरिए अंदर लेने से होती है। यह फेफड़ों पर स्थायी निशान बना देते हैं। यह एक्यूट या क्रोनिक हो सकती है। सिलिकोसिस के 3 लक्षण हैं: सूजन, निशान और खांसी। ये 3 लक्षण हैं सिलिकोसिस के फेफड़ों में। जब हम बहुत ज़्यादा धूल हो वहाँ पे जैसे सांस लेते हैं तो उसके जरिए सिलिका हमारे सांस के माध्यम से हमारे फेफड़ों में जाके जमा हो जाता है, जिससे फेफड़ों पर निशान हो जाते हैं, सूजन होने लगती है, सांस लेने में समस्या होने लगती है। सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई इलाज नहीं है सिलिकोसिस का। यह एक बार नुकसान हो जाने पर इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। उपचार का मकसद बीमारी की प्रगति को सिर्फ धीमा कर सकता है। इसको सिलिकोसिस को आप पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर सिलिकोसिस आपको हो गया है तो आप उसको जैसे दवा खा रहे हैं, अगर इतना बड़ा बीमारी हो गया है अगर आपके फेफड़े में, तो दवा खा रहे हैं तो बस इतने पे इसको रोका रहेगा। इसको कम नहीं कर सकता, ना इसको कम करेगा, ना इसको बढ़ने देगा। ये इसको ख़त्म नहीं कर सकता है सिलिकोसिस को। ये ऐसी बीमारी है। तो ये इसका कोई इलाज नहीं है। एक बार हो जाने पर इसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसकी प्रगति को सिर्फ धीमी की जा सकती है बस। और धीमा करना और लक्षणों से राहत देना है। सिलिकोसिस की जांच के लिए डॉक्टर छाती का एक्स-रे, सीटी स्कैन कर सकते हैं। उन्हें फेफड़ों की बेहतर तस्वीर मिलती है और वे आकलन करते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा फेफड़ों का कार्य परीक्षण से पता चलता है कि फेफड़े ठीक से सांस ले पा रहे हैं, रक्त में ऑक्सीजन पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। तो सिलिकोसिस काफ़ी क्रिटिकल बीमारी इस समय आ गई है। ये सिलिका जो सांस के माध्यम से अंदर चला जाता है उसके द्वारा होता है। ये है एक डायग्राम। और भारत में लगभग 1.25 करोड़ लोग सिलिकोसिस से जूझ रहे हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, बस इसकी प्रगति को धीमा कर देते हैं। यही है सिलिकोसिस। इस तरीके से जब किसी को सिलिकोसिस होता है तो फेफड़ों में इस तरीके से ये जगह-जगह देख रहे हैं, ये पूरा निशान बन गए हैं, गड्ढे-गड्ढे टाइप के हो गए हैं, पूरा काला हो गया है। ये सिलिकोसिस का निशानी है, जो सांस के माध्यम से सिलिका हमारे धूल अंदर जाता है। तो ये आज का करंट अफेयर ख़त्म हुआ। अगर आपको इस सेशन से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद।